फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो प्रियम्बल है या जो प्रस्तावना है, ये बेसिकली आपको एक समरी बताती है पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ के ही आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप जान जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रियम्बल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो ये देखने में बहुत ही ऐसा लगता है इसमें 2-4 वर्ड्स हैं, चलो उसको पढ़ लेते हैं, पर नहीं। ये जो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, आप सिर्फ ये वर्ड्स याद कर लेंगे उससे काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन सिर्फ वर्ड से नहीं आते हैं, कौन सा वर्ड किसके बाद है, क्या इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, कब हुए हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं जो फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत लाइटली मत लीजिए, इसको हम बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका आइडिया हमें कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले जो अमेरिका था, उन्होंने इस प्रियम्बल कॉन्सेप्ट को अपनाया है। तो इसीलिए हमने ये जो प्रियम्बल है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका से। वी हैव टेकन दिस प्रियम्बल फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने ये प्रियम्बल कहाँ से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जब हम लास्ट क्लास में देख रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट हमने किन किन कंट्रीज से लिया है, तो आपको अमेरिका वाले पार्ट में एक ये भी ऐड करना है कि अमेरिका से हमने प्रियम्बल भी लिया है। ठीक है, नाउ अब ये किस पे बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है, तो ये आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब ये क्या होता है, याद है जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ रहे थे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जब पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो पंडित नेहरू जी हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके सामने रखा था। यानी कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरीके का रहेगा, ये बातें बताते हुए उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखा था वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कब रखा था, तो उन्होंने रखा था 13 दिसंबर 13 दिसंबर को 1946 में, और ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था और ये सभी की सहमति से पास हुआ था कब, 22 जनवरी 1947 पे। तो एक्चुअली में उसमें पंडित जो नेहरू जी हैं वो यही बताना चाहते थे कि हमारा संविधान किस तरीके का होना चाहिए, क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी की वजह से उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, मतलब वो लेके आए थे। तो बिल्कुल उसी के तर्ज पे इट इज बेस्ड ऑन आवर प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ओनली। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किस पे बेस्ड है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, नेहरू जी लेके आए थे। कब लेके आए थे, आपको वो डेट से याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हुआ कुछ उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा प्रियम्बल है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक पैराग्राफ जैसा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, यानी कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो इसमें 4 तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं और सबसे पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हम एक एक करके ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर कौन देता है, अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो शक्तियां हैं वो कहाँ से आती हैं। ठीक है, दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और लास्ट वाला डेट है जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, अंगीकृत किया था। ठीक है, तो ये चारों चीजों से मिलके ही हमारा क्या बना है, प्रियम्बल बना है। ठीक है, मतलब इस हमारे प्रियम्बल में ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको ये बहुत इजीली और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे यहाँ जो शक्ति मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कहाँ से मिल रही है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, जो हेड है, वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हेड कब है, उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है ना, उसको अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, तो उसको अथॉरिटी मिल रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनता से उसको अथॉरिटी मिल रही है। देखिए, ये स्टार्ट भी होता है
वी से वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो द पीपल ऑफ इंडिया है ये क्या है, भारतीय जनता, हम भारत के लोग, ठीक है, जो भारतीय जनता है वही इसको अथॉरिटी दे रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे सुप्रीम में कौन है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिल रहा है, तो पावर मिल रहा है भारतीय जनता से, इंडियन पीपल से, ठीक है। सो नाउ एक और चीज जो आप याद रखेंगे यहाँ पे वो ये देखिए, जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो इंडिया वर्ड है ना, इंडिया वर्ड इस पैराग्राफ में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो भारत है वो इस पूरी के पूरे प्रेम्बल में कितने बार आता है, ठीक है। तो जो भारत शब्द है, इंडिया वर्ड है, वो पूरी के पूरे प्रेम्बल में सिर्फ 2 ही बार आता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन आ, उसके बाद जो ये वर्ड्स है वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग, भारत को हिंदी में, तो ये जो भारत है या इंडिया है ये सिर्फ 2 बार पहले ही पैराग्राफ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका कहीं पे दोबारा इंडिया वर्ड हमने यूज नहीं किया है, इस प्रियम्बल में कहीं पे भी दोबारा इंडिया वर्ड यूज नहीं हुआ है। सो यू शुड रिमेंबर कि इंडिया पूरे के पूरे पैराग्राफ में कितने बार आता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो इंडियन सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत के लोग हैं, यानी कि जो भारत की पॉपुलेशन है, जो यहाँ की जनसंख्या है, जो यहाँ के नागरिक हैं, वही क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो नेचर है, वो स्वभाव है बोलना चाहिए, वो कैसा होगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये मैंने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे हमारे प्रेम्बल में। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है सोवर्जिन, देन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 5 वर्ड हैं और यही 5 वर्ड बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दे विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इन शब्दों के साथ साथ इनमें से कोई शब्द दे दे, तो आपको डेफिनेटली याद रखना है कि ये 5 शब्द हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सोवर्जिन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवर्जिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देन वी हैव सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक यानी कि गणराज्य जो है, ठीक है, गणतंत्र या गणराज्य, गणतंत्र कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ड हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है, एक और चीज आप याद रखिए कि आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनको प्रियम्बल के में किस सीक्वेंस में आए हैं उस हिसाब से जमाइए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि किसके बाद कौन सा शब्द आया है, ठीक। तो सबसे पहले है सोवर्जिन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है कि भारत जिस दिन से ये संविधान लागू हुआ है उस दिन से अपना स्वामी खुद ही है। अपना स्वामी खुद ही है का क्या मतलब है, आप सब ये जानते हैं कि इसके पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है। ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर राज करते थे और हम उनके गुलाम थे, है ना। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को समर्पित किया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया फोर्स में, तब से या जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हमने उसको अडॉप्ट किया, उस दिन से हम खुद ही अपने स्वामी हैं। यानी कि हम खुद ही अपने सारे फैसले हम खुद ही लेंगे, चाहे वो इंटरनल अफेयर हो या एक्सटर्नल अफेयर हो, ठीक है। हम दोनों ही अफेयर में अपने फैसले खुद ले सकते हैं, खुद ही लॉ बना सकते हैं और हमें किसी और बाहरी देश की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, या हम उसी को कहते हैं सोवर्जिन, ठीक है। यानी कि हम बिल्कुल फ्री हैं, अब हमारे ऊपर किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी का कोई रूल हमारे पर नहीं है। हमें कोई भी मैटर पे हम अपने रूल्स बना सकते हैं और हमें किसी भी मैटर में रूल बनाने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहला हुआ हमारा क्या, सोवर्जिन। दूसरा आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि पूरे के पूरे समाज का विकास हो। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि कुछ एक क्लास का ही विकास हो या अमीरों का ही विकास हो गरीबों का ना हो, या गरीबों का ही विकास हो अमीरों का ना हो, नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये सारे के सारे समाज को साथ लेके चलेगा। मतलब ये पूरे के पूरे समाज का डेवलपमेंट, उनका विकास चाहता है, इसीलिए क्या है, ये समाजवादी है, सभी का विकास चाहता है, ठीक। नाउ तीसरा शब्द है सेक्युलर,
ठीक है, यानी कि पंथ निरपेक्ष। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि हमारा जो ये भारत देश है उसका अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, उसका अपना कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका धर्म नहीं है तो वो किसी दूसरे धर्म को नहीं मानता, नहीं, वो बाकी सारे धर्म को, बाकी सारे धर्म मतलब जितने भी धर्म हैं उनको वो इक्वली ट्रीट करता है, बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन बावजूद इसके इंडिया का, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस रिलीजन को आप फॉलो करना चाहते हैं, जो जो आप धर्म अपनाना चाहते हैं आप अपना सकते हैं, पूरी आपको यहाँ पे आज़ादी है। ठीक है, तो क्या हुआ सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब कि आप भारत का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमें यहाँ पे क्रिसमस की भी छुट्टी मिल जाती है, होली की भी छुट्टी मिल जाती है, ठीक है, ईद की भी छुट्टी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, नाउ अब हम अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये आ गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आप सब समझते हैं, ठीक है, द गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो सरकार लोगों ने चुनी है अपने ही लिए, है ना, तो वो क्या हुआ? डेमोक्रेटिक। ठीक है, हम यहाँ पे वोट देके अपने लिए सरकार चुनते हैं, मतलब हम भारत के लोग वोट देके अपने लिए ही सरकार चुनते हैं और वो हमारे ही बेटरमेंट के लिए क्या करती है? रूल बनाती है। और जब हमें पसंद नहीं आता है तो हम उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे किसका राज है? यहाँ पे जो लोग हैं उनका राज है। किन लोगों का? हम लोगों का, हम भारत के नागरिकों का राज है। ठीक है, तो ये क्या है? डेमोक्रेटिक। ठीक है, दूसरा है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक मतलब कि क्या, आप कंफ्यूज मत होइए दोनों वर्ड्स में। देखिए रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। अब देखिए यहाँ पे जो लीडर सेलेक्ट होगा ना, इसको आप लीडर से ही रिलेट करिए। जो हमारे यहाँ का मुख्य एकदम जो हाईएस्ट लीडर होगा, जैसे कि आप प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर की बात कर सकते हैं, तो वो चुना जाएगा जरूर हमारे ही द्वारा, डेमोक्रेटिक वे में ही चुना जाएगा, लेकिन वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, हेरिडिटरी वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज एक बंदा पीएम है फिर उसी का बेटा आगे चल के पीएम बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जिसको चाहेंगे 5 साल में हम उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हेरिडिटी, जो ऊपर की पोस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, वो हमारे यहाँ फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब किसी एक के लिए नहीं है, उस पर कोई भी जिसको हम चाहे उसको हम ला के वहाँ बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, मतलब ये जो रिपब्लिक का वर्ड क्या हो गया कि आप जो नेता चुन रहे हैं वो हेरिडिटरी ना हो, है ना, पैतृक उस तरीके का ना हो कि भाई एक के बाद एक उन्हीं का ही वंश से आता जा रहा, वैसा नहीं। सो ये क्या हो गया हमारा? रिपब्लिक। ठीक है, तो अब आपको याद करना है ये पांचों शब्द, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, 3 एस पहले हैं और उसके बाद डी और आर है। आपको इसको किसी भी तरीके से आपको इन शब्दों को पहले याद करना है, और ये हमारा बताता है नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आते हैं, अब हमारा जो अगला है, ये दोनों हो गया, अब है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये जो मैंने यहाँ रेड कलर से जो मार्क कर रखे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे कि पहला, हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने सिटीजन्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला है जस्टिस यानी कि न्याय। अब देखो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये किस सीक्वेंस में है, और जो जस्टिस में बात कर रही हूँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, यानी कि 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है हमारे संविधान में। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, हमने सिर्फ उसकी बात की है। इसमें धार्मिक न्याय नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से न्याय हैं हमारे प्रेम्बल में, हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, आपको ये याद रखना है। उसके बाद लिबर्टी, यानी कि आपको आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। किस चीज़ की आज़ादी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन चीज़ों की आपको आज़ादी है। ठीक है, आपको स्वतंत्रता है इन चीज़ों की, आपको सोच की, विचार की स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप जो भी पूजा करना चाहते हैं, जिस धर्म को मानना चाहते हैं, आपको अपने विश्वास की स्वतंत्रता है। तो आप ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये जो है किसके अंडर आता है? अंडर लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के अंदर। देन इक्वालिटी यानी कि समता। किस किस चीज़ों की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
ठीक है, स्टेटस की और आपके अवसरों की जो समता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगेन आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रियम्बल में किन इक्वालिटीज की बात की गई है, तो आपको याद रखना है कि स्टेटस की, प्रतिष्ठा की और अपॉर्चुनिटी की, यानी कि जो आपके पास अवसर आते हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, समता, उनमें समता होनी चाहिए, उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए। और जो एक लास्ट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है फर्टिलिटी, यानी बंधुत्व जो है वो, ठीक है। तो ये आपके जो 4 वर्ड हैं बेसिकली, और साथ ही ये जो सब वर्ड्स कह लीजिए इनको, इन मेन 4 के साथ जो ये लगे वर्ड्स हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जस्टिस कौन कौन से हैं, 3 ही जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, धार्मिक नहीं है, रिलीजियस जस्टिस नहीं है, ओके। देन लिबर्टी कौन कौन, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ही है। देन इक्वालिटी किस में है, स्टेटस में है और अपॉर्चुनिटीज में है। एंड देन फर्टर्निटी के लिए 2 इंपॉर्टेंट टर्म और है यहाँ पे, इसके साथ ही जो इस पैराग्राफ में है वो है यूनिटी और इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारा कुछ क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक। नाउ अब ऑब्जेक्टिव के बाद इसमें लास्ट पॉइंट आता है, इसी के हिसाब से हम इसको समझते चल रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है वो है डेट ऑफ एडॉप्टेशन, यानी कि हमने इसको कब अपनाया बोलना चाहिए, डेट ऑफ एडॉप्टेशन। तो वो डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, और वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये डेट है जिस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस भी मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, और इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेजेंट मेंबर थे उन्होंने इस पर क्या किया, साइन किया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हियर बाय, इस डेट को, हम इस संविधान को वी आर अडॉप्टिंग, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट, हम इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, एनेक्ट, अधिनियमित कर रहे हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने आप को ये समर्पित भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट, एनेक्ट और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन समर्पित कर रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में बोला गया है, ये वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता के बिहाफ में, पूरे इंडियन सिटीजन के बेसिस पे बोल रहे हैं, उनके बिहाफ में बोल रहे हैं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है प्रियम्बल से रिलेटेड, वो ये है कि इस प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में या उद्देशिका में इन टोटल अभी तक कितने बार अमेंडमेंट्स हुए हैं या कितने बार वो संशोधित हुआ है, तो वो सिर्फ एक बार हुआ है, और किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है, तो आपको याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो क्या हुआ है उसमें वो देखते हैं। देखिए, प्रियम्बल एक ऐसा पार्ट है जिसके आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि आप प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते, उसमें से कुछ आप हटा नहीं सकते हो। इसीलिए इसमें क्या किया गया, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए हैं। कौन कौन से 3 वर्ड हैं, सोशलिस्ट जो हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले पैराग्राफ में, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो हमने जो 5 वर्ड पढ़े थे जो बेसिकली नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था, कौन कौन से थे, सोवर्जिन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। और जो बीच में 2 शब्द थे वो है सोशलिस्ट और सेक्युलर। यहाँ पे क्या आएगा, सोशलिस्ट और यहाँ पे सेक्युलर, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस भी जैसे मैंने बताया आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ये जो 2 वर्ड्स हैं वो किन 2 वर्ड्स के बीच में आए हैं, है ना। तो सोवर्जिन और डेमोक्रेटिक के बीच में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड आए हैं, ठीक है। एक और वर्ड जो ऐड हुआ है वो है इंटीग्रिटी, ठीक है, अखंडता जो ऐड हुआ है, यानी कि सोशलिस्ट समाजवादी वर्ड ऐड हुआ है, सेक्युलर जो पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी जो अखंडता है वो। तो हमने देखा था एक लास्ट सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा था यूनिटी एंड दिस इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रिटी, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिसमें फर्टर्निटी वाले, उसमें ब्रदरहुड वाले में जो था, यानी कि बंधुत्व के साथ जो पैराग्राफ में लिखा था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आपको डेफिनेटली और जरूर से आपको ये तीनों वर्ड याद रखने हैं। कि पहला तो ये याद रखना है कि भाई
इन टोटल प्रियम्बल में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कितने संशोधन हुए हैं, तो सिर्फ एक हुआ है। किस साल हुआ है? 1976 में हुआ है। कौन से संविधान संशोधन से हुआ है? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है। और कितने वर्ड आए हैं? तो 3 वर्ड आए हैं। और कौन कौन से 3 वर्ड हैं? तो ये 3 आपको वर्ड्स याद रखने हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इससे रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट केस हैं। और जो पहला केस है वो है बीरूबारी यूनियन केस, यानी बीरूबारी संघ केस है। ये 1960 में आया था। इस केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है, प्रियम्बल जो है इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल इस समय तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला जा रहा था कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जा रहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसीलिए हम इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला तब जब ये केशव नंद भारती केस आया 1973 में। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं कि बीरूबारी यूनियन केस कब आया और किससे रिलेटेड था, और केशव नंद भारती केस। तो केशव नंद भारती केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला दिया वो जो फैसला था उसको बदला, और उन्होंने ये कहा कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है या उद्देशिका है, वो हमारे संविधान का एक भाग है। ठीक है, अब उन्होंने माना कि ये संविधान का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी के लाइट में, ठीक है, इसी को देखते हुए ही आगे की चीज़ें संविधान में हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको ये दोनों केस याद रखने हैं। कुछ और चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, प्रियम्बल से रिलेटेड है, वो ये कि ये जो प्रियम्बल है ना तो किसी को पावर देता है, ठीक है, यानी लेजिस्लेचर को ना ये पावर देगा और ना ही उनका पावर लेगा या उनके पावर को लिमिट करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ना तो पावर का जरिया है, पावर का सोर्स है, और ना ही प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ना ही वो उसको पावर को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। और ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि नॉन एनफोर्सेबल है। देखिए, जब हम इसके पहले पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हैं, जस्टिशिएबल है। आप उनको अगर चैलेंज कोई करता है, यू कैन गो टू द कोर्ट डायरेक्टली, है ना। लेकिन ये जो है प्रियम्बल भी अगेन क्या है, जस्टिशिएबल नहीं है, यानी कि आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं और आप इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आप जस्टिशिएबल नहीं था वो भी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी नॉन जस्टिशिएबल था, है ना। तो लेकिन कौन जस्टिशिएबल था? आपका फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल थे। तो आप इसको भी याद रखेंगे, इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिशिएबल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में। तो सबसे पहले अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास आते हैं हम लोग। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, उन्होंने कहा। ठीक है, तो किसने कहा? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये सारे जो सेइंग है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन KM मुंशी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने कहा इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है? जन्म कुंडली है। हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है। तो जहां भी जन्म कुंडली आ रहा है वो कौन कह रहे हैं? मुंशी जी कह रहे हैं। ठीक है, मुंशी जी आपको जन्म कुंडली के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद है पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? मेंबर थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी है, चाबी है, की है। ठीक है, तो किसने कहा कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो हमारे भारतीय संविधान की कुंजी है या आत्मा है? तो वो कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और की टू कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? भार्गव जी ने। ठीक है, नाउ एक और चीज जो अगला पॉइंट बताने से पहले एक और चीज आप याद रखोगे, जो ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक बार और यूज हुआ है बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आपको पता है। तो उनके द्वारा ये फिर से एक बार यूज हुआ है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये प्रस्तावना के लिए या फिर प्रियम्बल के लिए नहीं कहा इन्होंने किसको बताया कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है? उन्होंने आर्टिकल 32 को बताया। ठीक है, क्या है ये आर्टिकल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, सो आपको ये अगेन याद रखना है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2 बार मेंशन हुआ है, आत्मा, संविधान की आत्मा 2 बार मेंशन हुई है। एक बार बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, एक बार ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। भार्गव जी ने जो कहा है वो प्रियम्बल को कहा है, प्रस्तावना को कहा है, जबकि जो बी आर अम्बेडकर जी है उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, अब जो लास्ट में है ये है एन ए पालकी वाला। ठीक है, इन्होंने कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने देखा क्या क्या प्रियम्बल के क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या कितने क्या उसका इंग्रेडिएंट है, किन किन पार्टों में वो विभाजित है, डिवाइड है। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, आपको लाइन से सारे वर्ड याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस करिए, जब ये मुंशी जी कह रहे हैं सोवर्जिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, 1, 2, 3, ये तीनों वर्ड इनिशियल प्रियम्बल में थे बिना अमेंडमेंट के। जब अमेंडमेंट हुआ तो इसके बीच में, यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि सोवर्जिन और डेमोक्रेटिक के बीच में आपके 2 वर्ड आ गए हैं। अब 2 वर्ड आ गए थे, है ना, कौन कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यानी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर। किसके बीच में है? सोवर्जिन और डेमोक्रेटिक के बीच में आए हैं। और ऑल्दो ये 3 वर्ड पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं ना। प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। तो आई होप मैंने इसमें सारा कुछ कवर किया है, आपको सारा कुछ आई होप समझ में आया भी होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आप लगा के देखिए, आई एम श्योर आपसे बनेंगे। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।